रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाज़िर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटनाओं को लेके। और आज की घटना की शुरुआत करूं उससे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ज़रूरी, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। और वो ये है कि हम आप लोग को क्राइम की कहानियाँ सुनाते हैं, उसमें आप लोग देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवैध संबंधों से जुड़ जाती हैं। तो इस तरीके की कहानियों को महज एंटरटेनमेंट के लिए लेना ये थोड़ा सही नहीं है, गलत है। बल्कि आप लोग को इस तरीके की कहानियाँ सुनकर ये सीखना चाहिए कि किस तरीके से लोगों के घर उजड़ जाते हैं, और इस तरीके से उन लोगों के प्रति आपकी जो संवेदनाएं हैं वो भी होना चाहिए। और इस तरीके से आप लोग कम से कम फ्यूचर में इस तरीके की चीज़ों से सतर्क भी रह सकते हैं। और दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, आज की कहानी अपने आप में एक ऐसी कहानी है कि जिससे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी आप लोगों का सवाल उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी तरफ एक बाप जो कि हज़ारों किलोमीटर दूर है, जब उसे कहीं से भी उसको सपोर्ट नहीं मिलती है, तो आखिरकार ये जो बाप होता है वो खुद ही अपने बेटे की कत्ल की जो गुत्थी होता है वो सुलझाता है। तो पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आप लोग को सुनाऊंगा, बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में एक जगह लगती है अमेठी, और इसी अमेठी में एक थाना पड़ता है पीपरपुर थाना। और इसी पीपरपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है, इस गांव का नाम है थुराबा गांव। और इसी गांव के अंदर एक व्यक्ति रहते हैं जिनका नाम है हरिप्रसाद। हरिप्रसाद और उनका एक बेटा भी है जिस बेटे का नाम दिनेश है। हरिप्रसाद की पत्नी की अचानक से डेथ हो जाती है। अब घर में सिर्फ दो ही लोग थे, एक हरिप्रसाद, एक बेटा दिनेश। अब चूँकि दोस्तों जो दिनेश है वो अभी इतना उम्र में बड़ा नहीं हुआ है, चूँकि अब घर के अंदर कोई महिला नहीं है, इसलिए इस व्यक्ति हरिप्रसाद और इसके बेटे दिनेश, इनके लिए खाने की दिक्कत, कपड़े धोने की दिक्कत, तरह तरीके की दिक्कतें आने लगती हैं। क्योंकि दोस्तों घर के अंदर अगर कोई महिला होती है तो घर लगता है, अन्यथा घर को घर बनाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो हरिप्रसाद होते हैं ये एक फ़ैसला करते हैं कि उन्हें बेटे की शादी कर ली जाए। उसके बाद में बेटे की शादी कर लेते हैं। प्रीति नाम की लड़की के साथ में रिश्ता तय होता है, शादी होती है। बाकायदा प्रीति जो होती है वो हरिप्रसाद के घर आ जाती है, उसके बेटे की दुल्हन बनकर दिनेश की। अब सारी ही चीज़ें ठीक ठाक चलने लगती हैं। चूँकि दिनेश था वो अभी इतना ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ था, पत्नी के साथ रह रहा था। जो पत्नी थी प्रीति वो भी कम उम्र की लड़की थी, खूबसूरत थी देखने में। अब बेटा अपनी पत्नी को छोड़कर इतनी सी कम उम्र में, इतनी नई शादी हुई है, कहीं चला जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा जो हरिप्रसाद होते हैं ये फैसला करते हैं कि वो ही बाहर चले जाते हैं, कुछ पैसा कमाएंगे, भेजेंगे, क्योंकि ये जो समय है ये उनके बेटे के ऐश करने के समय है। बाप अपने बेटे से बेइंतहा मोहब्बत करता है। लिहाजा जो हरिप्रसाद होते हैं ये काम करने के लिए लुधियाना चले जाते हैं, और लुधियाना में काम करते हैं, जो पैसे कमाते हैं घर भेजते हैं। इसी तरीके से जो खर्चा था वो चल रहा था। जो भी पैसे आते थे, इन पैसों से जो बेटा दिनेश था वो अपने घर के जो छोटे मोटे काम काज रहते वो करता। थोड़ी बहुत खेती किसानी भी थी, उस खेती किसानी को भी करता, क्योंकि खेती किसानी करने के लिए भी उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है। तो जो पिता थे वो पैसे भेजते थे। पैसे जब वो भेजते थे तो जो बेटा दिनेश था ये घर के खर्चे करता, साथ के साथ जो खेती किसानी रहती वो करता। कुछ पैसे बच जाते तो उसकी सेविंग करता। यानी एक तरीके से जो बाप था ये पैसों की जो पूर्ति थी इस परिवार में पूरी कर रहा था। जो बेटा दिनेश था ये घर की जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा था, खेती किसानी देख रहा था, परिवार का लालन पोषण कर रहा था। सारी जिम्मेदारियां, रिश्तेदार, रिलेटिव्स में जाना, ये सारी चीज़ें ये दिनेश देख रहा था। और जो बहू प्रीति थी ये अपने घर में जो खाना बनाना रहता है, जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं, एक लड़की, एक महिला के ऊपर जो भी जिम्मेदारियां घर की होती हैं वो ये प्रीति देख रही थी। यानी तीनों ही लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे हुए थे। बाप अपनी जिम्मेदारियों में था, बेटा दिनेश अपनी जिम्मेदारियों में था, और जो बहू प्रीति थी ये अपनी जिम्मेदारियाँ संभाल रही थी। परिवार की जो सारी ही चीज़ें थीं बहुत अच्छे से चल रही थीं। अब चूँकि जल्दी में ही बेटे की शादी हुई थी, समय यूं ही गुजरता है, 1-2 साल का समय गुजर जाता है, और एक तारीख आती है फरवरी साल 2023। जो फरवरी का महीना था ये अचानक से, आप सभी जानते हैं कि छोटा महीना होता है, बहुत जल्दी से गुजर जाता है। जो बाप था वो लुधियाना में काम कर रहा है, बेटा फरवरी के महीने में घर था, लेकिन मार्च के महीने में अचानक से एक अफवाह उड़ती है, और वो अफवाह ये थी कि जो बेटा दिनेश है वो अपने घर से कहीं चला गया है। अब दिनेश के बारे में जब इस तरीके की बातें अमेठी में जो गांव है जहां पर ये रहते हैं उस परिवार में अचानक से इस तरीके की जब बातें फैलती हैं, तो जो गांव के लोग होते हैं वो इस बहू प्रीति से आकर पता करते हैं दिनेश कहाँ गया है। तो प्रीति यही कहती है कि दिनेश कहीं बाहर काम से गए हैं।
अब दोस्तों ये 14 तारीख की बात थी, 14 मार्च की। अब 14 बीत जाता है, 15 बीत जाता है, पिता को भी खबर लग जाती है। पिता फ़ोन करता है बहू प्रीति को, जो हरिप्रसाद था। बहू प्रीति से पूछता है कि बेटा दिनेश कहाँ गया है। प्रीति बस यही कहती है कि वो कहीं बाहर काम से गए हैं, आ जाएंगे। अब दोस्तों 14 तारीख से वो घर से लापता है। 15 गुजर गया, 16 गुजर गया, लेकिन 17 तारीख आते आते जो पिता था, कहीं ना कहीं इसका मन अब लुधियाना में लगना एक तरीके से इसको गुजारा नहीं था। इसको एक तरीके से इतनी बेचैनी थी कि इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसका बेटा कहाँ गया है। अब लुधियाना में जब इसका मन उचाट खाने लगता है, तुरंत ये अपना टिकट कराता है और हज़ारों किलोमीटर दूर से ये वापस से अमेठी आ जाता है। आने के बाद में बहू से पूछता है कि क्या कुछ हुआ था। बहू उसके बाद में अपने ससुर से वही सब बातें कहती है जो उसने फ़ोन पर कही थी। वो कहती है कि कहीं काम से गए हैं, आ जाएंगे, लेकिन मुझे नहीं पता है कि वो गए कहाँ पर हैं। अब पिता बड़ा परेशान है। बहू कह रही है कहीं काम से गए हैं, बेटा जो है वो लापता है, कहीं उससे फ़ोन पे भी बात नहीं हो रही है। बड़ा मुश्किल में ये जो पिता हरिप्रसाद है ये पड़ जाता है। उसके बाद में बाहर निकलता है, आस पड़ोस के लोगों से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी डिटेल में चीज़ें इस पिता को पता चलती हैं कि इसका जो कलेजा होता है ये बाहर आ जाता है। दरअसल आस पड़ोस के कुछ लोग होते हैं, वो बताते हैं कि तुम्हारी पीठ पीछे जो तुम्हारी बहू है प्रीति और जो तुम्हारा बेटा है दिनेश, इन दोनों के बीच में जो शादीशुदा संबंध थे ये इतने ज़्यादा ख़राब हो गए थे कि इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक के लिए सुल्तानपुर के कोर्ट में अर्जी भी डाली थी। जब इस तरीके की बातें इस पिता को पता चलती हैं, जो अपने बेटे और अपनी बहू के लिए परदेश में रहकर दिन और रात मेहनत कर कर पैसे कमा रहा था ताकि उसकी बेटा और उसकी बहू अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सके, और उनके बीच में ये सब कुछ चल रहा है, इस बारे में जब ये बाप हरिप्रसाद सुनता है तो इसका कलेजा कांप जाता है। ये तुरंत वापस आता है और वापस आने के बाद में अपनी बहू प्रीति से पूछता है कि बेटा इस तरीके की बातें सुनी है मैंने, क्या ये सच है? तो जो बहू प्रीति होती है ये अपने उस ससुर से कहती है हरिप्रसाद से कि देखो तुम्हारा जो बेटा है ये एक नंबर का निहायत ही निकम्मा और एक नंबर का आवारा किस्म का लड़का है। ना काम करता है, ना धाम करता है, इतनी उम्र हो चुकी है, कायदे से इसे काम करना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए, शादी हो चुकी है, शादीशुदा परिवार में ज़रूरतें होती हैं, पैसा चाहिए होता है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो पत्नी को चाहिए होती हैं। अगर वो अपने पति से नहीं मांगेगी तो फिर किससे मांगेगी? तुम्हारा जो बेटा है वो तुम्हारे ही पैसे पर ऐश कर रहा है, तुम्हारे ही पैसे पे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। ज़रा सोचो कि अगर फ्यूचर में तुम्हें कुछ हो गया तो फिर इस परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? इस परिवार का भरण पोषण आखिर कौन करेगा? और उसके बावजूद भी अगर मैं तुम्हारे बेटे से काम के लिए बोलती हूँ, कुछ करने के लिए बोलती हूँ, तुम्हारा बेटा मेरे साथ में लड़ाई करता है। मैं समझ चुकी हूँ कि तुम्हारा बेटा एक नंबर का निहायत ही निकम्मा और एक नंबर का नालायक है, और इसी वजह से वो मेरे साथ हमेशा झगड़ा वगड़ा करता रहता है। तलाक के लिए भी मैंने कोई पेपर नहीं लगाए थे, तुम्हारे ही बेटे ने तलाक के लिए अर्जी लगाई थी। जब वो खुद से ही ये सारी चीज़ें कर रहा है तो इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? जब मैंने उसे काम करने के लिए फोर्स किया तो शायद वो कहीं चला गया। जब इस तरीके की बातें ये बाप हरिप्रसाद सुनता है अपनी बहू प्रीति के मुंह से तो वो सोचता है कि ये बात तो ठीक है, बेटा काम तो करता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बहू से वो इस तरीके से पेश आ रहा है तो बेटा ही गलत है, बेटा निकम्मा तो है। लेकिन ये सारी चीज़ें एक तरफ थीं, दूसरी तरफ ये बात थी कि आखिर बेटा गया कहाँ, क्योंकि सबसे पहले उसका पता लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में जो बाप होता है बेचारा लाचार, पूरे इलाके में जिस किसी से भी उसकी जान पहचान थी, जिस किसी से भी उसकी दोस्ती थी, हर जगह जाता है, हर किसी से पता करता है। बेटे के बारे में कहीं से भी जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है फिर से बहू प्रीति के पास आता है, फिर से इससे पूछता है कि क्या हुआ था। बहू फिर से वही रटी रटाई बात जो उसने पहले बताई थी कि भाई तुम्हारा बेटा कहाँ गया है, वो अपनी मर्ज़ी का मालिक है, मैं इसमें कुछ नहीं बता सकती, मेरे तो संबंध उसके साथ में अच्छे नहीं चल रहे हैं। अब जो बाप है बहुत ज़्यादा लाचार है, बहू की तरफ से भी कुछ पता नहीं चल रहा है, गांव में भी कोई लोग कोई पते की बातें नहीं बता रहा है। जब थक हार जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसके बाद आखिरकार ये थक हार कर पीपरपुर थाने में पहुंचता है और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस वाले सारी बात पूछते हैं कि कब कब से तुम्हारा बेटा घर से गायब हुआ है। तो जो बाप था बताता है कि पिछले 6 दिनों से तो मैं हूँ अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरे बेटे का कहीं पर भी कोई पता नहीं है। लिहाजा जो पुलिस वाले होते हैं वो गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हैं, पेपर पर जो रिपोर्ट लिखना चाहिए थी वो लिख लेते हैं, लेकिन इस पूरे मामले में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। और उसके बाद में इस पिता को दिलासा देते हैं, समझाते हैं, कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे बेटे को ढूंढ रहे हैं। पिता जो था बेचारा गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर वापस आ जाता है, क्योंकि इसके सिवा वो कुछ और कर भी नहीं सकता था।
वापस आ जाता है, मत्थे पर हाथ रखकर बैठ जाता है और सोचता है कि उसका लाल आखिर चला कहाँ गया, क्योंकि बिना बताए उसका लाल कभी भी उसके बगैर, बिना पूछे, बिना फ़ोन किए कभी कहीं गया नहीं। और दूसरी बात ये थी कि उसके बेटे का ना तो कोई दुश्मन था, ना तो उसकी किसी के साथ में कोई रंजिश थी, ना किसी से कोई ऐसा पार्टनरशिप वाला मामला। तो लिहाजा दुश्मनी वाला भी कोई एंगल नहीं है जो उसके बेटे को कोई हानि पहुंचा दे, कोई नुकसान पहुंचा दे। फिर दूसरी बात उसके दिमाग में आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका बेटा कहीं कमाने चला गया हो, क्योंकि बहू लगातार ताने देती रहती है, तो हो सकता है कि इस वजह से उसने सोचा हो कहीं कमाने चला जाता हूँ। लेकिन फिर सोचता है कि अगर कहीं कमाने जाता तो कम से कम बहू को बता के जाता, बहू को ना बताता तो अपने बाप को बताता, क्योंकि बाप उस बेटे के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगाकर पैसे कमा रहा है। तो फिर इसके दिमाग में ये चीज़ें आती हैं कि इसका बेटा कमाने तो नहीं गया है। अब पुलिस भी इस पूरे मामले में ज़्यादा मुस्तैदी दिखा नहीं रही थी, गाँव वाले भी कोई ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे थे, पत्नी की तरफ से भी कोई ऐसी बात पता नहीं चल रही थी कि जिससे बेटे के बारे में कुछ पता चल सके। बाप का जो दिल था इसमें तरह तरीके के उकाब उठ रहे थे और इसके दिमाग में तरह तरीके की चीज़ें आ रही थी, तरह तरीके के वहम इसके दिमाग में घूम रहे थे। उसके बाद में ये बाप उठता है और हर उस जगह, हर उस घर पर, हर उस मिलने वाले के पास पहुंचता है जहां पर इसका बेटा जा सकता था। अपने बेटे की गुमशुदगी की तलाश करने के लिए ये जो पिता था अब दर दर भटकने लगा था। बेचारा बाप कभी रिश्तेदारों में जाता है, कभी उन दोस्तों के पास जाता है जहाँ पर ये जा सकता था, क्योंकि गांव के अंदर कभी ऐसा होता है कि लड़कों के बीच में कुछ छोटी मोटी टकरार हो जाती है, तो उन लोगों से भी पूछता जिनके साथ में कोई झगड़ा हो जाता है। कभी कभी उन लोगों से पूछता जिनसे फ़ोन पे बातचीत हुआ करती थी। हर जगह ये बाप ठोकरे खा रहा था, लेकिन इसके बेटे के बारे में इसे कहीं पर भी कुछ पता नहीं चल रहा था। कभी घर पे आता, बहू से पूछता, बही सारी बातें बताती, फिर बेचारा बाहर जाता, फिर ढूंढता, फिर घर पे आता। इसी तरीके से ये इतना ज़्यादा थक हार जाता है और हर जगह से इसे यही सुनने को मिलता है कि तुम अपनी बहू से क्यों नहीं पूछते, क्योंकि तुम्हारी बहू ही घर पे थी और तुम्हारी बहू के साथ में ही तुम्हारे बेटे के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे। लिहाजा अगर कुछ बता सकती है सही तरीके से तो तुम्हारी बहू बता सकती है। उसके बाद में ये जो बाप था ये भी इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है, इतना ज़्यादा चिढ़ जाता है कि अभी ये अपनी बहू से ही पूछने लगता है, क्योंकि 18 तारीख से इसने अपनी बहू से पूछना शुरू किया था। 18 को इसने पूछा था, 19 को इसने FIR दर्ज कराई थी, 20 को पूछा था, 21 तक इसने पूछताछ की। दोस्तों 3-4 दिन तक ये अपनी बहू से लगातार पूछता रहता है, लेकिन बहू वही सारी रटी हुई बातें जो उसको याद थीं वही बताती रही कि तुम्हारी बेटे से मेरी ना ज़्यादा बनती थी, ना वो मेरा कुछ कहा मानता था, वो कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, इस बारे में भला मैं कैसे बता सकती हूँ। अगर तुम्हारा बेटा मेरे कहे में चलता होता, मुझे अपनी पत्नी मानता होता तो शायद मुझे बताकर गया होता, लेकिन तुम्हारे बेटे ने कभी मुझे पत्नी समझा ही नहीं और ना तो उसने कभी ज़िंदगी को सीरियस लिया। अब कहाँ गया है, कहाँ नहीं गया है, इस बारे में मैं नहीं बता सकती। लेकिन जो पिता था वो बाहर तलाश कर 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 थक हार चुका था और वो सोच रहा था कि अगर कुछ बता सकता है तो उसकी बहू ही उसे बता सकती है। लिहाजा अब जो पिता था हरिप्रसाद जिसका नाम है, ये अपने बेटे दिनेश के बारे में इस बहू से लगातार पूछताछ करता है, इसे उकसाता है, इससे कहता है कि किसी की मेरे बेटे से कोई दुश्मनी नहीं थी और तुमने ही उसके बेटे के साथ में कुछ किया है, सीधे सीधे बता दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब इस तरीके की बातें ये हरिप्रसाद अपनी बहू प्रीति से करता है तो प्रीति आग बबूला हो जाती है और आग बबूला होने के बाद में कहती है कि मैंने तुम्हारे बेटे को मार दिया और मारने के बाद में मैंने उसकी लाश को जला दिया, उसकी हड्डी पसली, उसका एक बाल तक भी तुम्हें नहीं मिलने वाला, उसकी लाश को मैंने ठिकाने लगा दिया है। लिहाजा मैंने तुम्हें जो बताना था बता दिया, अब तुम जो करना चाहो कर लो और मेरे पास में इसके सिवा और कुछ नहीं है। और तुम्हें सबूत के नाम पर एक चीज़ भी अगर तुम्हारे बेटे की डेड बॉडी की मिल जाए तो तुम जो चाहो वो मेरे साथ में कर लेना। जब इस तरीके की बातें हरिप्रसाद अपनी बहू के मुंह से सुनता है तो इसका तो कलेजा कांप जाता है। इसको समझ ही नहीं आता है कि आखिर इसकी बहू क्या बोल रही है। उसके बाद में इसकी बहू प्रीति बोलती है कि जो घर के पीछे प्याल पड़ा था वो प्याल में मैंने आग लगा दी है और उसी आग के साथ में तुम्हारे बेटे की राख पड़ी है, जाओ ढूंढ लो, हो सकता है तुम्हें उसकी कुछ हड्डी कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी वजह से शायद तुम मुझे फंसा सको। लेकिन अगर तुम्हें उसका कुछ मिल जाए तो मेरा नाम प्रीति नहीं, क्योंकि मैंने उसकी लाश को इस तरीके से जलाया है कि उसका बाल भी बाकी नहीं है। अब इस तरीके से ये बाप सुनता है तो बाप का कलेजा तो कांप चुका था, लेकिन इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसकी बहू जो बोल रही है क्या ये सच है या फिर बस तैश में आकर ये अपने ससुर से इस तरीके की बातें कर रही। हो सकता है कि मेरे सवालों से ज़्यादा परेशान हो गई हो, इस वजह से इस तरीके की बातें बोल रही है। लिहाजा ये वहाँ से उठता है, चला जाता है।
फिर बैठ जाता है, फिर वही बातें सोचने लगता है। बहू की वही बातें इसके जहन में इधर से उधर घूमने लगती हैं। फिर उसके बाद में सोचता है कि चलो बहू अगर कह रही है तो एक बार इस प्याल की राख में मैं जाके देख लेता हूँ। अब उसके बाद में ये प्याल की राख में पहुँचता है। राख में पहुँचने के बाद में ऐसे ही बस फॉर्मेलिटी के तौर पर ये एक पैर मारता है। पैर में अचानक से कुछ चुभ जाता है। अब जब हरिप्रसाद ये देखता है कि राख के अंदर इसके पैर में कुछ चुभा है, अब जैसे ही पैर उठाता है और वो चीज़ इसे मिलती है तो उसे देखने के बाद में इसकी रूह कांप जाती है। इसके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। उसके बाद में राख को इधर उधर खकोड़ता है और पागलों की तरह उस राख को छान के फेंक देता है। जो चीज़ें इसे मिलती हैं वो सारी की सारी चीज़ें लेकर ये पुलिस थाने पहुंचता है, लेकिन इसको बखूबी पता था कि पुलिस थाने में कुछ भी होने वाला नहीं है। लिहाजा पुलिस थाने से ही बाप सोचता है कि यहाँ पर अगर कुछ नहीं हुआ तो इसके बेटे का जो केस है ये दबा का दबा रह जाएगा। लिहाजा वहाँ से ये अपना गमछा उठाता है और तुरंत भागकर पहुँच जाता है एसपी ऑफिस। और एसपी ऑफिस पहुँचने के बाद में एसपी साहब के सामने वो जो गमछा था उसे खोलता है और जो सारे ही सबूत थे वो एसपी साहब को दिखाता है। एसपी साहब जब इस तरीके के सबूत देखते हैं तो उनकी भी एकदम से पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है कि जो काम पुलिस को करना चाहिए था वो एक लाचार बाप अपने बेटे के कत्ल के सबूत जुटाकर गमछे में बांधकर एसपी ऑफिस आया है। उसके बाद में जो एसपी साहब होते हैं तुरंत पुलिस थाने में फ़ोन करते हैं, बताते हैं कि इस तरीके से सबूत मिल गया है और जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो एक बाप ने किया है। लिहाजा अब सबूत मिल गया है, तुम जाओ और इसकी बहू को उठाओ और इस पूरे केस का खुलासा कर दो। पुलिस जो थी वो तुरंत एसपी साहब के ऑर्डर पर ये जो व्यक्ति था जिसका नाम हरिप्रसाद था इसके घर पे पहुंचती है। इसकी जो बहू प्रीति होती है इसको उठाती है और साथ में ही एक व्यक्ति को और उठाती है। इस व्यक्ति का नाम होता है कमलेश वर्मा। कमलेश वर्मा और प्रीति को उठाती है, सीधा पुलिस थाने लेके आती है और पुलिस थाने लाने के बाद में अब इन दोनों से पूछती है कि देखो सबूत भी मिल चुका है, कातिल तुम ही हो ये भी पता चल चुका है, लेकिन कत्ल करने के पीछे वजह क्यों थी, क्यों तुमने आखिर अपने पति का कत्ल किया, ये सारी चीज़ें बता दो। और अगर नहीं भी बताओगे तो हमें निकलवाना बड़े अच्छे से आता है। अब जब प्रीति और कमलेश वर्मा इस तरीके की बातें पुलिस के मुंह से सुनते हैं तो इनके तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और उसके बाद में ये थोड़ी देर तक तो पुलिस को घुमाना शुरू करते हैं। लेकिन पुलिस जब इनके ऊपर सख्ती दिखाती है तो सख्ती दिखाने के बाद में ये पुलिस के सामने टूटते हैं और टूटने के बाद में पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से पुलिस को बताते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है दिनेश की शादी से पहले से, और जब दिनेश की शादी प्रीति के साथ में होती है तो प्रीति के शादी से पहले ही कमलेश वर्मा के साथ में प्रेम प्रसंग वाले जो रिश्ते थे वो थे, लेकिन शादी हो जाती है दिनेश से। कायदे में प्रीति की शादी जब दिनेश से होती है, पहली रात होती है, जो शारीरिक सुख इसे अपने पति में तलाशना चाहिए था वो शारीरिक सुख ये अभी भी कमलेश वर्मा के अंदर तलाश रही थी। शादी के 2-4 दिन तक तो ये अपने पति के साथ में अच्छे से रहती है, लेकिन जैसे जैसे ये अपने मायके जाना शुरू करती है और ससुराल आना शुरू करती है फिर वापस से ये कमलेश वर्मा से बातचीत शुरू कर देती है और आए दिन ये कमलेश वर्मा से मिलती, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती, क्योंकि इसको जो सुख अपने पति से मिलना चाहिए था वो सुख ये अभी भी कमलेश वर्मा से ही ले रही थी। धीरे धीरे समय जब गुजरता है तो कहा जाता है, बड़े बूढ़ों की एक मिसाल है कि इश्क और मुश्क ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि इसको कितना ही ज़्यादा छुपाया जाए ये चीज़ें आखिरकार एक दिन खुलती ज़रूर हैं। जब इस तरीके से प्रीति अपने प्रेमी कमलेश वर्मा से मिलना शुरू करती है, दिनेश की गैर मौजूदगी में जो कमलेश वर्मा था रात के अंधेरे में उसके घर आता, उससे मिलता, वापस से चला जाता, तो ये सब बातें जो थी वो गांव के कुछ लोगों को पता चल जाती है। जब गांव के लोगों को ये बातें पता चलती हैं कि एक बाहरी व्यक्ति है गांव के अंदर आता है, गांव की एक बहू से मिलता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है, उसके बाद में वापस चला जाता है, अब पूरे गाँव के अंदर कौतूहल मच जाता है। अब धीरे धीरे जो बातें थीं एक से लेकर दूसरे, दूसरे से तीसरे होते करते ये बातें पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती हैं। जब पूरे गांव के अंदर ये बातें फैलती हैं तो ये बातें दिनेश को भी पता चलती हैं। दिनेश कायदे से ये बातें सुनता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है। वो अपने घर आता है और घर आने के बाद में अपनी पत्नी से पूछता है कि ये सब कुछ जो मैं सुन रहा हूँ क्या ये सच है। तो जो पत्नी होती है वो कहती है कि इस बातों में कुछ भी सच्चाई नहीं है, लेकिन दिनेश गांव के अंदर से जो बातें सुन के आया था, एक व्यक्ति से सुनी होती, 2 व्यक्ति से सुनी होती, लेकिन गांव के ज़्यादातर लोग इस तरीके की बातें बता रहे थे। इसलिए दिनेश अब अपनी पत्नी प्रीति का मोबाइल नंबर चेक करता है। जब अपनी पत्नी प्रीति का मोबाइल नंबर चेक करता है तो उसमें एक नंबर इसको मिल जाता है।
जिस नंबर की जब ये डिटेल निकालता है तो इससे पता चलता है कि इस नंबर पर घंटों घंटों बात होती है। ये जो नंबर था ये किसी और का नहीं बल्कि कमलेश वर्मा का था। कमलेश वर्मा के मोबाइल नंबर से लगातार घंटों घंटों बात हो रही थी। इसलिए अब दिनेश अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है जो तुम कर रही हो ये ठीक नहीं है और आइंदा से अगर तुम ये चीज़ें करोगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस समय तो जो प्रीति होती है ये मान जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब समय गुजरता है जो सुख इसे अपने पति से लेना चाहिए था वो सुख अपने पति से ना लेकर इसको आदत अब कमलेश वर्मा की लग चुकी थी। इसलिए फिर से कमलेश वर्मा से बातचीत, उससे मिलना मिलाना ये शुरू कर देती है। जब दिनेश को ये बातें पता चलती हैं तो वो सीधा सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचता है और अपनी पत्नी से तलाक के लिए अर्जी लगा देता है। अब अदालत में तलाक के पेपर लग चुके थे लेकिन तलाक अभी हुई नहीं थी। इसलिए अब जो दिनेश था और जो उसकी पत्नी प्रीति थी इन्हें एक ही छत के नीचे रहना था। अब एक ही छत के नीचे रहना था। दिनेश भी उसी घर में है, उसी घर में उसकी पत्नी प्रीति है और उसी से तलाक होना है। अब प्रीति को भी ये पता चल चुका था कि उसका पति उससे तलाक लेने वाला है, तो लिहाजा प्रीति सोचती है कि जब तलाक ही होने वाली है तो क्यों ना सब कुछ खुल के ही करूं। उसके बाद में ये अपने प्रेमी कमलेश वर्मा से लगातार अपने पति दिनेश के सामने बात करती, उसे मिलने के लिए बुलाती, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। अब चूंकि जो दिनेश था ये चाहे भले ही कैसा हो, भले ही इसने अपनी पत्नी से तलाक के लिए पेपर लगा दी हो, लेकिन अभी तक वो उसकी पत्नी ही थी। दिनेश को ये सारी बातें नागवार गुजरती हैं, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। इसलिए ये अपनी पत्नी से इस बारे में विरोध करता है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो। पत्नी कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ और तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, आखिर तुम्हारा मेरे ऊपर हक ही क्या है। इस वजह से दिनेश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और दिनेश कई बार गुस्से में अपनी पत्नी प्रीति के ऊपर हाथ उठा देता है। जब वो प्रीति के ऊपर हाथ उठाता है तो प्रीति अपने प्रेमी को कॉल करती है, कमलेश वर्मा को, और उसे सारी बात बताती है कि इस तरीके से उसके पति ने उसके ऊपर हाथ उठाया है। अब कायदे से जब कमलेश वर्मा ये बातें सुनता है तो उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी प्रेमिका, उसकी माशूका और उसके ऊपर उसके पति ने हाथ उठा दिया। उसकी इतनी हिम्मत वो अपनी पत्नी पे ही हाथ उठाए। तो कमलेश वर्मा बातों ही बातों में प्रीति से कहता है कि अगर मेरा बस चलता तो मैं इस दिनेश को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए विदा कर देता है। अब उसने ये बात बातों ही बातों में कही थी, लेकिन जो प्रीति होती है वो इस बात को अमल में लाने की बात करती है। वो कहती है क्यों ना हम लोग दिनेश को सच में ही मार दें। कमलेश जो होता है वो इस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति कहती है नहीं, उसने मुझे मारा है और उसकी सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए। उसके बाद में कायदे से ये लोग प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक ये जो हत्या करनी थी इसका दिन रखा गया 14 मार्च, या फिर यूँ कहें कायदे से 13 मार्च, यानी रात के समय। 14 मार्च को तो जो मिसिंग वाली बात थी वहाँ से चली थी, तो 13 मार्च वाले दिन जब दिनेश काम ने जो गांव में से काम कुछ इसको होगा, खेत वेत पे से लौट कर जब ये अपने घर आता है, शाम का खाना खाता है, तो उसी खाने के अंदर प्रीति ने बहुत सारी नशे की गोलियां मिला दी थी। उस नशे की गोलियों को खाने के बाद में दिनेश जो था वो गहरी नींद में सो जाता है। जैसे ही दिनेश गहरी नींद में जाता है तो जो प्रीति होती है तुरंत अपने प्रेमी कमलेश वर्मा को कॉल करती है और उससे कहती है कि शिकार सो चुका है और तुम जल्दी से आ जाओ। अब जो कमलेश वर्मा था जब इस तरीके की बात सुनता है कि दिनेश सो चुका है, गहरी नींद में जा चुका है, तो यही सही समय है उसे मारने का। उसके बाद में जो कमलेश वर्मा होता है तुरंत प्रीति के घर पहुंच जाता है। दरवाज़ा प्रीति खोल देती है, चूँकि गांव के अंदर घर है और आम तौर पर गांव के अंदर लोग जल्दी सो जाते हैं। शहर के अंदर लोग ऐसा होता है, कई बार पुलिस भी पेट्रोलिंग करती है, लेकिन गांव के अंदर ना पुलिस पेट्रोलिंग करती है और आस पड़ोस के जो लोग होते हैं बहुत जल्दी सो जाते हैं। अब चूँकि धान और सब चीज़ें जो खेत पे थीं सारी चीज़ें हुई थीं, तो बहुत सारे लोग खेतों पे भी सोते थे। तो गांव में जो लोग थे वो उस समय कम थे, लिहाजा जो चीज़ें थीं इसी तरीके से इन्होंने प्लान की थी। और उसके बाद में दिनेश जो था वो सो चुका था और जो कमलेश था अब दिनेश के घर आ चुका था। उसके बाद में जो प्रीति होती है, प्रीति दिनेश के कमरे में पहुंचती है और उसके सीने पर चढ़ के बैठ जाती है और सीने पर चढ़कर उसके ऊपर घूंसे और लातों से उसको मारने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, पत्नी को खुश रखना आता नहीं और पत्नी से लड़ाई करते हो। तो उसके बाद में जो कमलेश वर्मा होता है वो कहता है कि मार पिटाई बात को कर लेना, फ़िलहाल हम लोग जिस काम के लिए आए हैं उस काम को हमें करना चाहिए। उसके बाद में ये लोग दिनेश का गला दबाते हैं और गला जब तक दबाते हैं कि जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। दिनेश की जब मौत हो जाती है तो उसके बाद में ये लोग थोड़ी देर वहाँ पर बैठते हैं, एक गहरी सांस लेते हैं कि कम से कम दिनेश को हमने रास्ते से हटा दिया। अब उसके बाद में सोचते हैं कि डेड बॉडी को कहाँ ठिकाने लगाया जाए,
क्योंकि डेड बॉडी को गांव के अंदर ठिकाने लगा पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गांव के अंदर अगर कोई गठरी कोई ऐसी चीज़ें बांध कर लेके जाए तो कोई भी देख लेगा तो वो पूछेगा भैया कहाँ जा रहे हो, लेकिन शहर के अंदर कोई पूछता नहीं है। लिहाजा उसके बाद में 1-1.5 घंटा बैठने के बाद में जब काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है तो उसके बाद में इनके दिमाग में एक आइडिया आता है, और इस आइडिया के मुताबिक जो बेड का गद्दा होता है उस गद्दे में ये लोग दिनेश की डेड बॉडी को लपेटते हैं और बाकायदा एक बोरे में भरते हैं। बड़ा बोरा होता है शायद जिसमें भूसा वगैरह लेके आया जाता है, और उसके बाद में उस गद्दे को लेकर खेतों की साइड निकल जाते हैं। और उस समय निकलते हैं कि जब लोग सो चुके होते हैं, खेतों की साइड निकल जाते हैं और वहीं पर एक जो खेत पर पूले वगैरह होते हैं, प्याल वगैरह होता है, उस प्याल की एक जो ढेर होता है उसके अंदर उस गद्दे सुंदा उस डेड बॉडी को उस प्याल के ढेर में घुसा देते हैं, और उसके बाद में उस प्याल में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद में उस प्याल के ढेर से थोड़ी दूरी पे हो जाते हैं, कहीं गांव का कोई व्यक्ति देख ले कि प्याल का ढेर जल रहा है और वो आ जाए आग बुझाने की कोशिश करे, और अधजली डेड बॉडी देख ले तो पकड़े जाएंगे। लिहाजा ये थोड़ा पीछे हट जाते हैं। गांव के लोग भी देख रहे होते हैं कि कहीं से आग लग रही है, खेत की तरफ धुआं निकल रहा है, लेकिन फिर लोग सोचते हैं कि फसल वगैरह कटी है, हो सकता है किसी ने अपने खेत के अंदर आग लगाई हो। इसी वजह से जो गांव के लोग हैं वो उस खेत की तरफ जाते नहीं हैं। लिहाजा सुबह होने का समय आ चुका होता है, और उस समय तक जो प्याल होता है वो लगभग जल चुका होता है, लेकिन डेड बॉडी कंप्लीट जली है या नहीं जली है ये चेक करने के लिए ये लोग उस प्याल के पास पहुंचते हैं जो राख बची थी। अब चूँकि सुबह होने को आई थी और कोई अगर आ गया तो ये लोग पकड़े जाएंगे, आज जली डेड बॉडी किसी ने देख ली, इसलिए उस राख को ये लोग हटाकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बचा है इस डेड बॉडी के अंदर। तो कुछ हड्डियाँ बची थी, सिर की खोपड़ी बची थी, रीढ़ की हड्डी बची थी, कुछ कमर की हड्डी बची थी। उसको ये लोग एक कट्टे के अंदर भरते हैं और एक नहर होती है, उस नहर के पास में ही पहुँच ये लोग उसको दफना देते हैं, और उसके बाद में ये लोग वहाँ से 9-11 हो जाते हैं। और तैश में आकर जब प्रीति अपने ससुर को ये सारी बातें बताती है तो ससुर उस प्याल के पास पहुँचते हैं, और वहाँ से जब प्याल की राख थोड़ी बहुत इधर उधर हटाते हैं तो कुछ हड्डियाँ जो इन लोगों की लापरवाही में वहाँ बच गई थी वो इन्हें मिल जाती हैं। वो सारी चीज़ें कलेक्ट करने के बाद में ये लोग एसपी ऑफिस पहुँचते हैं, और उसके बाद में इस पूरे केस का खुलासा हो जाता है। बहरहाल दोस्तों, इन दोनों को अरेस्ट कर जेल भेजा गया है, इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा, और जिस तरीके की भी सज़ा इन लोगों को मिलेगी वो वाकई अगर उसमें कुछ अपडेट होगी तो मैं आप लोग को ज़रूर से ज़रूर बताऊँगा। बहरहाल दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, और जिस तरीके से इस पत्नी ने अपने पति की हत्या की वो वाकई में बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। आप लोग जो भी सोचे इस घटना के बारे में कमेंट्स करके बताइएगा, और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों, हमारे चैनल पर जो कल के दिन कमेंट्स आए थे इसमें पहला कमेंट्स था इकरा इमरान का, और ये लिखती हैं अल्हम्दुलिल्लाह मलिक जी, शुक्र है अल्लाह का, या थोड़ा बिज़ी हूँ देन इन दिनों, बट अब इंशाअल्लाह रोज़ कमेंट्स करूँगी। तो इकरा इमरान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में शंकर खैमानी है, लिखते हैं क्राइम तक आज तक पर ये 3 दिन पहले सुना चुके हैं, लेकिन तुम जिस तरीके से तुमने सुनाई है ये काबिल तारीफ़ है। तो शंकर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में हिंदी क्राइम करके आईडी है, और शायद उन्होंने अपनी वीडियो का लिंक पोस्ट किया है, तो भैया आप ये काम मत करिए क्योंकि इससे आपका चैनल कभी चल नहीं पाएगा। उसके बाद में ए चौधरी हैं, लिखते हैं लोग धर्मों से दूर होते रहते हैं, यह इंसानियत मरती जा रही है या धर्म बस लड़ने के लिए बचे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है चौधरी जी आपने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल बहादुर सिंह हैं, लिखते हैं गुड जॉब मिस्टर मलिक, तो भैया आपका शुक्रिया। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, रेणु सुनील त्यागी श्याना बुलंदशहर से, तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सुरेंद्र शर्मा हैं, लिखते हैं नमस्ते मलिक भाई साहब, नाइस स्टोरी। सुरेंद्र कुमार श्री विजयनगर राजस्थान से, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाबूजी अंसारी हैं, लिखते हैं भाई जी कहानी अधूरी रही लेकिन अच्छी लगी। जीशान अंसारी सूरत गुजरात से, तो जीशान अंसारी जी अभी इस केस में खुलासा हुआ नहीं है, और आज की अपडेट की बात करें तो जिस पे शक था, जो कातिल के तौर पे देखा जा रहा था, उसने सुसाइड कर लिया है इस पूरे मामले में, कल वाली जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी। प्यारे लाल दुबे हैं, लिखते हैं मलिक भाई नमस्कार, समाज में क्राइम का होना ठीक नहीं है, परंतु आपने कहानी सुनाया उसके लिए धन्यवाद, तो आपका शुक्रिया। शील निधि हैं, लिखते हैं मलिक जी मैं आपकी कहानी सुनता हूं तो मेरी पत्नी इंदिरा शर्मा को भी स्टोरी सुनने का चस्का लग गया है। तो शील निधि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पत्नी का भी। उसके बाद में सुनील झाकर यानी सेंट्रल जेल से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया शुक्रिया। उसके बाद में प्रकाश राज हैं, लिखते हैं नमस्कार सर, बेंगलोर से सुनता हूँ आपकी कहानी, हर वीडियोस देखता हूँ प्रकाश, तो प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशोक कुमार हैं, लिखते हैं गुड जॉब सर, अशोक कुमार रामपुर यूपी से, तो अशोक कुमार जी आपका शुक्रिया। मोहम्मद इमरान मलिक हैं, लिखते हैं बहुत खूब, मोहम्मद इमरान मलिक यूपी 26 पीलीभीत से, तो इमरान मलिक जी आप तो हमारे पास से ही कहानी सुनते हैं, आपका शुक्रिया। कुंदन पाल हैं, लिखते हैं मलिक भाई प्रणाम, तो भैया प्रणाम, कैसे हैं। रिजवान अंसारी लिखते हैं कैसे हो मलिक भाई, आपकी तबीयत कैसी है, तो रिजवान अंसारी जी तबीयत थोड़ी ठीक है, आपका
बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके से अपना कमेंट्स किया। उसके बाद में रवि कुमार शाह हैं, लिखते हैं द वे यू टेल स्टोरी इज़ अमेजिंग। तो भाई आपका शुक्रिया। मोहम्मद जोरिस जो 3 हार्ट बनाते हैं, भैया आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो दोस्तों, ये कुछ कमेंट्स थे प्यारे प्यारे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। लेकिन आज की कहानी को ख़त्म करूँ उससे पहले मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल के टाइटल पर मैं अपने हिडन ट्रूथ जो चैनल है, जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में हम लोग कहानियाँ बना रहे हैं, उसका हैंडल मैं पोस्ट कर दूँगा। उस चैनल पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि कल के दिन 2 बजे उस चैनल पर एक अमेजिंग कहानी आने वाली है और उसको ज़रूर से ज़रूर सुनिएगा। मिलते हैं दोस्तों कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, देश का ख्याल रखिएगा, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझिएगा। जय हिंद, जय भारत।